हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का जीएस का सेकंड पेपर। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जीएस का फर्स्ट पेपर देखा था, उससे पहले एसए का पेपर देखा था। तो इन तीनों, ये वाला पेपर, जीएस का फर्स्ट पेपर, एसए का पेपर, इनकी सबकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। तो ये जो जीएस का सेकंड पेपर है, इसमें जो आपको मेजर टॉपिक्स तैयार करने होते हैं मेंस के लिए, वो 5 टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें एक तो आपको पॉलिटी पढ़नी होती है। ठीक है, ये पॉलिटी तैयार करनी होती है। गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, गवर्नेंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं। डिटेल में सिलेबस तो आपको प्रोवाइड कराया है यूपीएससी ने, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो आप लक्ष्मीकांत वगैरह से तो पढ़ते होगे प्रीलिम्स के लिए, तो वहीं से तैयार हो जाता है वो। ठीक है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो जीएस के सेकंड पेपर में होते हैं, बहुत लेंदी पेपर होता है। पेपर तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अभी मैंने पूरा देखा है इसको, जो है कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और लेकिन लेंदी पेपर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिख पाना, एकदम नए क्वेश्चन पहली बार आपके सामने बन के आते हैं, तो उनको लिख पाना एक चैलेंजिंग मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, तो अगर मेंस की आंसर राइटिंग जिन्होंने अच्छे से की होगी, तो वो लोग बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे का ये पेपर भी होता है और 250 नंबर का ये पेपर भी होता है। तो 20 क्वेश्चन इसमें दिए गए होंगे। 20 में से क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर 10 तक के हैं वो 10-10 नंबर के हैं। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और जिनकी शब्द सीमा, जो वर्ड लिमिट है, वो 150 शब्दों में उनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 15-15 नंबर के हैं, और उनकी जो शब्द सीमा है वो 250 शब्दों में है। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि सर शब्द सीमा को कैसे मेज़र किया जाता है, कैसे जानेंगे, चेक करेंगे कि 150 शब्दों में। तो इसकी तो प्रैक्टिस आपको बहुत पहले ही करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि कभी आप सीधे एग्जाम में जाके वहाँ पे लिखेंगे जाके, तो वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। दूसरा है कि वहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, उसी स्पेस में आपको लिखना होता है। अब जैसे 150 शब्दों के जो आंसर लिखना है वो आंसर, तो आप कोशिश करो कि 150 शब्दों से कम में ही लिख डालो उसको। आप 125 से 140 शब्दों तक लिख डालो। ठीक है, बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना, दूसरे लोग मतलब आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। दूसरे है कि आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स पे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हैं, उन पे आप जाकर देख सकते हो इन सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया इनको, जहाँ जहाँ भी हर एक क्वेश्चन में कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो जीएस का सेकंड पेपर, ठीक है, जीएस का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर अभी हुआ नहीं है, मतलब कल होगा। तो वो भी मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, पूरा करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, तो वो भी इसी तरीके से काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर बनता है जीएस का सेकंड और थर्ड पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं को संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। संविधानीकरण यानी द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 के द्वारा कि आप एक स्वच्छ वातावरण में जीवन जीने का अधिकार आपको प्राप्त दिया गया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको। ठीक है, जो मूल अधिकार दिए गए उनमें से। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुद्दा होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ देता है उसको। तो ये आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, तो इसी की आपको विवेचना करनी है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार, ठीक है, ये भी आपको मूल अधिकार दिया गया, स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये तो उपलब्ध है ही, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है, मतलब इन पर भी कुछ सीमाएं लागू की जा सकती हैं। तो इसी पर कमेंट लिखना है, आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो ये पूछा गया, सब 10-10 नंबर के हैं, 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर
ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है। ठीक है, आपकी राय में आपकी ओपिनियन पूछी गई है। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज़ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट्स। तो बताना ये है कि आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है, रोल क्या है। ठीक है, उसी पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ आसान होते हैं जैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको तोड़ दिया 3 पार्ट में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्वेश्चन दरअसल ये पूछा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले ये एक विधिक निकाय था। ठीक है, पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय का मतलब एक कानून के द्वारा बनाया हुआ निकाय बॉडी थी, जिसको बाद में संवैधानिक निकाय, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। तो इन शब्दों के मतलब आपको पता होना चाहिए। सांविधिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया हुआ, संवैधानिक निकाय मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इस जगह दे दी गई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके इसका रोल क्या है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, ये आपको लिखना है। तो पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो विवेचना करनी है आपको। तो किसको द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी। तो डिस्कस करना है इसके बारे में आपको। ठीक है, तो ये 10 नंबर का ही पूछा गया। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। ठीक है, तो कानून तो बनाया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया है, लेकिन वो एक केवल कागजी दस्तावेज बनकर रह जाता है अगर संवेदनशीलता की कमी है। किन में? सरकारी पदाधिकारियों में और नागरिकों में। ठीक है, तो नागरिकों में संवेदनशीलता की भावना होनी चाहिए, सरकारी पदाधिकारियों में होनी चाहिए इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन, इस पर कमेंट लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम से संबंधित कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से, ठीक है, सरकारी प्रदेय व्यवस्था मतलब गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। तो इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम इज़ ए प्रोग्रेसिव स्टेप। मतलब स्टेप जो है अच्छा है, प्रगतिशील है, बट इट हैज़ इट्स लिमिटेशंस टू। तो कमेंट लिखना है आपको इसके बारे में। ठीक है, तो ये पूछा गया। इसके बाद IR इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। ठीक है, भारत जो है वो श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो श्रीलंका का जो वर्तमान संकट है उसमें भारत की भूमिका क्या रही, उस पर विवेचना लिखनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक, ठीक है, सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है कि आपको बिम्स्टेक को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं हैं और असमानताएं हैं? ठीक है, तो समानताएं असमानता भी आपको बतानी है। ठीक है, और ये भी बताना है क्या है उसके समानांतर संगठन है आपके विचार में। ठीक है, ओपिनियन पूछी गई है।
इस संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तोड़ के आपको सारे जो उसके पार्ट्स हैं उनके सबके आंसर लिखने हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, 150 शब्दों में आपको सारी बातें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन थे ये सब 150 वर्ड्स में आपको लिखने थे, 10-10 नंबर के थे। अब यहाँ से 15-15 नंबर के क्वेश्चन और 250 शब्दों की सीमा वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सीधे सीधे आपके सिलेबस में दिया गया है मेंस के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है, जब आपके सिलेबस में है तो पूछा ही जाएगा। तो पूछा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। तो पहले पूछा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जैसे अगर मान लो संसद का चुनाव होगा तो उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, या राज्य विधायिका के सदस्यों का चुनाव होता है तो उसमें अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उस पर विवेचना करनी है आपको। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया। फिर आगे है कि किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से आधार हैं जिन पर कोई निर्वाचित सदस्य मतलब निर्वाचित हो जाता है तो लेकिन उसके निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है, उसके आधार क्या है वो बताना है। उसके बाद अगला पार्ट है कि इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है। ठीक है, तो वो बताना है। वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। ठीक है, रिफर टू द केस लॉज। तो जीएस के सेकंड पेपर में और थर्ड पेपर में काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होते हैं, उनको सबको तोड़ से उनके पार्ट्स में आपको लिखना होता है। तो मेंस की आंसर राइटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले से करके जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल की कुछ विधायी शक्तियाँ हैं तो उनके प्रयोग की आवश्यक शर्तें क्या हैं उनकी विवेचना करनी है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्राख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। तो ये पूछा गया राज्यपाल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो केंद्रीयकरण के पक्ष में है, मतलब वाइल द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया फेवर सेंट्रलाइजेशन, द रीजनल पार्टीज आर इन फेवर ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। तो कमेंट लिखना है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल जो है वो राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। तो इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो केंद्र में है वो सोचेंगे कि हमको ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा पावर हो, जो राज्य सरकारें हैं जो क्षेत्रीय दल हैं वो सोचेंगे हमको राज्य स्वायत्तता मिली जाए। तो इस पर कई सालों से विवाद भी चल रहा है, न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी होता ना एक स्टेप आगे जाके सोचता है, तो उसने उसको तुलनात्मक रूप से पूछ दिया गया कि भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली उस तरीके से पूछ लिया गया है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ठीक है, तो ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो भारत के निर्वाचन मतलब डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में आपको बताना है कि भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। ठीक है, चर्चा करनी है इस बात को कि केवल कल्याणकारी योजनाओं से तो कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो उनके कुशल प्रबंधन की आवश्यकता और भी है किसकी, एक तो इन्फ्लेशन की कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, दूसरा बेरोजगारी की। ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरण मतलब डोनर एजेंसीज पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन पूछा गया, डू यू एग्री विद द व्यू दैट increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer। तो आपको ये बताना है कि जो डेवलपमेंट के लिए जो डोनर एजेंसीज पर डिपेंडेंस है
उसकी वजह से जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है, उसका महत्व घट रहा है, ठीक है, उसके महत्व को घटाती है। तो इसी पर इसको जस्टिफाई करना है आप, क्या आप इस बात से सहमत हैं, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। तो विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है आपको, ठीक है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स इनएडिक्वेट इन प्रोमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन विदाउट जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है I2U2। तो I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, और U2 का मतलब हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात यानी, और UAE और USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ग्रुप है। तो I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। तो न्यूज़पेपर वगैरह में था ये I2U2, वहीं से पूछ दिया गया डायरेक्टली, ठीक है। तो नोट्स वगैरह बनाए होंगे आपने, तो ये कर लिया होगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है, ठीक है। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा लिख सकते हो। तो आपने देखा कि जीएस का सेकंड पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, जो बिगिनर्स होंगे उनको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों ये सारे जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर हो रहे हैं इनकी सबकी PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखी है, ठीक है। आगे जो होंगे उनको भी अपलोड कर देंगे, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। और प्लेलिस्ट भी एक मैंने बना दी है, जो अगर आप पेपर देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।